चलो, ठीक है। हम लगातार ये हेलो बच्चों, तो मैंने पार्ट फर्स्ट सना सना हाथ जोड़ी का जो मधु कंकरिया का जो है लिखी है जो चैप्टर मैंने आधा करा दिया था पार्ट फर्स्ट में। तो ये चैप्टर लंबा नहीं हो जाए, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं हो जाए, आप बोर ना हो जाए, इसीलिए मैंने इसका सेकंड पार्ट बनाया है। किसी को एक ही साथ देखना तो पहले उसको देख लेना, फिर इसको देख लेना। ये पार्ट सेकंड है तो पहले उसको देख के आना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो इसमें जो यात्रा वृतांत है, जो मधु कंकरिया है वो सिक्किम घूमने गई है, उस सिक्किम की राजधानी गंगटोक घूमने गई है। तो उसी के बारे में जो उन्होंने वहां देखा, यात्रा करते समय भी उन्होंने पहाड़ पर्वत घाटियां वादियां ये जो सब कुछ देखा था उसके बारे में ही उन्होंने इसमें लिखा है। जो अपन कहीं यात्रा करने जाते हैं और उसके बारे में जो लिखते हैं तो उसको हिंदी में यात्रा वृतांत कहते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो है शुरू यहाँ से होता है। लेखिका कहती है कि हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, जितेन मतलब जितेन कौन था, उनका जो ड्राइवर था उसका नाम जितेन था, जितेन गार्गे गार्गे सॉरी जितेन गार्गे था। तो वो बता रहा था अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे, मतलब जो ऐसे घुमावदार रास्ता लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे, मतलब तेजी से ऊंचाई पे चढ़ते जाएंगे क्योंकि कार है। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितिन ने बताया हर दिन 3.5 की चढ़कर पहाड़ी चढ़कर चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। मतलब वहां पे उन्होंने देखा कि जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि 7-8 वर्ष के जो बच्चे थे, मतलब छोटे छोटे बच्चे होंगे 7-8 साल तक के, तो वो ना स्कूल के जा रहे थे। और वो कार वगैरह या गाड़ी ना रही थी, उनसे लिफ्ट मांग रहा था, तो इनसे भी उन्होंने लिफ्ट मांगी। तो जितिन ने बताया जो जो लेखिका है वो पूछ रही थी कि बच्चे कहाँ जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़कर फिर स्कूल जाते हैं। तो मतलब उन्होंने उनकी क्या स्कूली बस नहीं, तो मणि मतलब उनके दोस्त से लेखिका के दोस्त है मणि जो कि 50 वर्ष की है। तो उससे मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। जब मणि ने ऐसे पूछा कि स्कूली बस नहीं है तो मतलब जितेन हंस पड़ा, बोला मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा, यहाँ जीवन कठोर है। मतलब वो बता रहा है कि जो मैदानी इलाके का जो जीवन है ना, जीवन शैली है वो बहुत आसान है, और जबकि जो पहाड़ी इलाके की जो जीवन शैली है वो बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि यहाँ लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। और मैदान जो पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं ना वो सच में बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं कंपेरिजन टू मैदानी इलाके की। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है, मतलब पहाड़ों से नीचे जाकर तराई में एक दो स्कूल है, ज्यादा स्कूल नहीं है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओ के साथ मवेशियों को चराते हैं और पानी भरते हैं। जंगल से लकड़ियों को के बारी बारी गट्ठर ढोते हैं, खुद मैंने भी ढोए थे। मतलब मतलब जो उनका ड्राइवर है जितेन, वो बता रहा है कि इनमें से मतलब बच्चे हैं केवल पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ आप अपन जो मैदानी इलाके के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद ट्यूशन जाएंगे, ट्यूशन के बाद पूरा मस्ती करेंगे। लेकिन ऐसा पहाड़ी इलाके के बच्चे ऐसा नहीं करते। पहाड़ी इलाके के बच्चे क्या करते हैं, स्कूल पढ़ाई उसके बाद अपनी माओ के साथ जाते हैं मवेशी चराने, मतलब उनके जो जानवर होते हैं उनको चराने के लिए जाते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ियों को इकट्ठा कर करके गट्ठर लाते हैं, मतलब उनका पूरा बोझा सा बना लेते हैं उसको लाते हैं। तो जो अ, जितिन नागे वो बता रहे थे कि खुद मैंने भी ढोए थे, मतलब वो जो राइटर वो बता मतलब राइटर नहीं सॉरी, जो उनका ड्राइवर था वो बता रहा था कि खुद मैंने भी इस तरीके से जो लकड़ी के गट्ठर ढोए थे। खतरा अब धीरे-धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी सक्रिय होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से लाकर एक इंच जितना ही चौड़ा बनाया गया। मतलब जो लेखिका कह रहे हैं कि जो खतरा था वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। रास्ते थे वो सक्रिय होते जा रहे थे, मतलब एकदम पतले-पतले से होते जा रहे थे। तो कई बार ऐसा लगता था उनको कि रास्तों को बिल्कुल इंची टेप से ऐसा बनाया गया कि गाड़ी के नाप का ही, कि जितनी गाड़ी चौड़ी है उतना ही, मतलब ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो रास्ते बहुत ज्यादा पतले हो जाते थे कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसकी तो हम सीधे घाटी में, मतलब इतनी ज्यादा सकरे रास्ते होते हैं कि अगर इंच भर भी इधर उधर कुछ हुआ ना मतलब गाड़ी तो सीधे घाटी में जाके गाड़ी गिरी। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियों भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। मतलब वहाँ पहाड़ी इलाकों में क्या था, जगह जगह पे बोर्ड लगे थे कि धीरे चले, आप घर में आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, इस तरीके से उसको जगह जगह लिखा था। सीधा मेरे सामने ही लिखा था, धीरे चलाए, घर में आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, बी केयर,
मैन एंटर अराउंड। पर हमें नर जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। मतलब उन्हें वहां पे ज्यादातर याक दिखाई दे रहे थे, जो काले काले थे, वो ढेर सारे थे, और पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। इसके होगा कि जो पहाड़ी इलाकों के जो जानवर होते हैं उनके ऊपर ना बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। वो क्यों होते हैं? तो बाल वो इसीलिए होते हैं क्योंकि जिससे उनको सर्दी ना लगे। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ठंडी पड़ती है, तो ठंडी ठंडी इलाकों में मतलब जो सर्दी होती है उससे बचने के लिए उनके बड़े बड़े बाल होते हैं। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे, और ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। तो वो जो लेखिका है वो बता रही है कि सूरज ढलने लगा था, मतलब सूरज शाम होने लगी थी, और जो कुछ औरतें थी वो गायों और जानवरों को चरा के लौट रही थी, और उनके सिर पे बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठर थे। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। मतलब जो जैसे जैसे संध्या होती जा रही थी, वैसे ही जो जीप थी उनकी चाय के बागानों से गुजर रही थी। चाय के बहुत बड़े बड़े खेत थे। फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागान में कई युवतियां बोकू पहने, मतलब सिक्किमी जो ड्रेस होती है उसको बोकू कहते हैं, तो चाय की पत्तियां तोड़ रही थी, मतलब चाय की पत्तियों को तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन, मतलब जो उनकी वो है जवान औरतें हैं, श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा, और वो मेहनत कर रही है, उनका चेहरा एकदम गुलाबी गुलाबी सा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। बोकू मीन्स उनकी सिक्किम ड्रेस वो पहन रखी थी। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग, डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असाह था। मतलब जो लेखिका है वो मतलब इतनी वो हो गई, एकदम हरा हरा खेत, उसमें लाल ड्रेस वाली औरत, और सूरज ढल रहा है, तो उसको इतना अच्छा लगा लेखिका को, तो वो जोर से चिल्ला पड़ी। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। मतलब युमथांग जाना था उन्हें रात भर लायुंग में जो रुकना पड़ा था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायूं, मतलब पहाड़ों के बीच में एक बस्ती थी जिसका नाम था लायूं। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही थी, उसी लायूं में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। तब वो तिस्ता नदी थी, उसके आसपास ही एक लायूं शहर बसा था। तो उसमें है कि एक लकड़ी का घर था जिसमें वो लोग रुके थे। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। तिस्ता नदी के किनारे के जो बाहर बड़े बड़े पत्थर रखे थे उस पे वो बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मतलब एक बड़ा सा झरना था जो तिस्ता नदी में गिर रहा था। तो मध्यम मध्यम मतलब धीरे धीरे हवा चल रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। नैने बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। मतलब बादल थे तो बादल इतने ज्यादा थे कि चांद नहीं दिखाई दे रहा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। मतलब बाहर परिंदे मतलब जो जानवर होते हैं या पक्षी होते हैं वो अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, और लोग भी अपने घरों की ओर लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। वातावरण एकदम शांत था। मंदिर की घंटियों से घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। मैं जो लेखिका है उसकी आंखें भर आई थी। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख शांति सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। मतलब सब पेड़ पौधे पशु आदमी सब अपनी अपनी लय ताल गति में है। पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। मतलब वो लेखिका है वो बता रही है कि जो हमने जो अपनी प्रकृति है उसके साथ बहुत ही ज्यादा छेड़छाड़ की है। इसी वजह से हमारी जो प्रकृति है वो खराब हो रही है। क्योंकि मैदानी इलाकों में देखो कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है आजकल, तो कितना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिश टाइम से नहीं हो रही, सर्दियां टाइम से नहीं आ रही, तो कितने ज्यादा चेंजेस हुए। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि इंसान ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। मतलब हिमालय अब उनके लिए कविता के रूप में नहीं रह गया था, वो उनके लिए देखने की जगह दर्शन बन गया था। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगती शिला और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंचे। अंधेरा होने से पहले वो क्या हुआ, वहां पे पहुंचे तिस्ता नदी के किनारे। बहते पानी को अपनी अंजलि में भरकर, अंजलि मीन्स ऐसे उंगलियों में भरा, तेज विद्युत धड़कने लगा। मतलब उनका जो पास्ट था वो उनके आगे आने लगा। स्मृति में पौधा मतलब याद में आया। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा है कि मतलब हाथों में लेके जल को संकल्प लेते हैं कुछ लोग। क्या संकल्प करूं?
पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, मतलब लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या संकल्प लें। उनके अंदर एक प्रार्थना, एक प्योर व्यक्ति की प्रार्थना, भीतर का सारा हलाहल, मतलब जो हलचल मची थी, सारी तामसिकताएँ बह जाएँ। मतलब उसने प्रार्थना की कि जो उनके अंदर की जो हलचल है, जो माइंड स्टेबल नहीं रह पाता, स्टेबल जो तामसिकता मतलब बुराइयाँ इसी धारा में, इस इसी बहती धारा में रात धीरे, मतलब उनको यही संकल्प लिया, उन्हें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उनका बुराइयाँ सारी गई। रात धीरे-धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था, काला कंबल मतलब अंधेरा हो गया था। जितेंद्र ने लकड़ी के बने खिलौने से एक छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर अब अपने संगी साथियों को साथ नाचना शुरू किया। तो देखते-देखते एक आदिम रात्रि की महक सी, परियों की कहानी सी महुआ को यह रात महक उठी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि परियों की जो कहानियाँ मुझे अपन सुनते हैं, वैसा सब हो रहा था। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ, मस्ती और वो संक्रमण में फैलने लगा सब कुछ, मस्ती और मादकता। एक-एक कर हम सभी सैलानी, मतलब जो घूमने आए थे, गोल-गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। देखा है वो फायर लगा लेते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो सब लोग डांस करने लगते हैं चारों तरफ। मेरी 50 वर्षीय सहेली, जो उनकी सहेली थी बड़ी, वो 50 वर्ष की थी, ने राजकुमारियों की बात करते हुए वो जोरदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। मतलब 50 साल की उनकी फ्रेंड थी मड़ी, उसने मतलब इतना खतरनाक डांस किया कि मतलब उसके जो नई-नई लड़कियाँ थी उनको भी हरा दिया इस तरीके से, और सब लोग उसको ही देखते रह गए थे। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता है इतना, कहाँ से आता था इतना आनंद, मतलब वो जो लेखिका वो कह रही इतना आनंद कहाँ से आता है, किसी के अंदर इतनी एनर्जी कैसे आती है कि कोई इतना वैसे। लाइम की सुबह, मतलब वो लाइम पहुंची, उसके बारे में डिस्कस। लाइम की सुबह बेहद शांत और सुंदर थी, मतलब एकदम शांत, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुर हो। तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल-कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, मतलब अधिकतर लोग जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनकी जीविका के बारे में बताया कि वो क्या खाते-पीते। पहाड़ी आलू खाते, धान की खेती और दारू का व्यापार करते। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी, मतलब लायन में जब थी तो वो अकेले ही टहलने निकल गई। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक खतरा भी नहीं था। तो जो अप्रैल के महीने में घूमने गई थी तो वहाँ पे एक बर्फ का टुकड़ा भी नहीं मिला। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, मतलब वो जो सी लेवल समुद्र का जो लेवल है उससे, मतलब समुद्र से 14,000 की फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी, मतलब वो बर्फ देखने के लिए उत्सुक थी कि वो बर्फ देखेंगे। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। मतलब जो पहाड़ी, मतलब मैदानी क्षेत्रों से जो लोग जाते हैं ना, तो वो पहाड़ी इलाकों में इसलिए आते हैं कि वहां पे जाके बर्फ देखेंगे, ये वो। अपन एक्साइटेड भी इसीलिए होते हैं ना कि जाके वहां बर्फ देखेंगे। मैदानी इलाकों वालों के लिए तो बाहर जा रहे हैं पहाड़ी इलाकों में, तो उनको बर्फ देखना तो मैंडेटरी है। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने उन्हें बताया था, लेखिका को, चलती स्नोफॉल वहां पर लगातार कम होती जा रही। उसने कहा था यदि मैं कटाव चली जाऊँ तो मुझे वहाँ सर्दी या बर्फ ज़रूर मिल जाएगी। बर्फ मिल जाएगी, तो उसने कहा था कि तुम्हें यहाँ तो बर्फ नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम कटाव जाओगी तो वहाँ तुम्हें बर्फ ज़रूर मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड, मतलब जो कटाव था उसको भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता था। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था। सुर्खियों में मतलब पॉपुलैरिटी नहीं हुई थी क्योंकि उसको मतलब वो नहीं बनाया गया था, टूरिस्ट प्लेस नहीं बनाया गया था इसीलिए। और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था, मतलब उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस बन जाते तो लोग वहाँ जाते तो उसके साथ छेड़छाड़ हो जाती है, मतलब अपना कचरा वहीं फेंकाते हैं, ये सब कचरा-वचरा डाल देते, तो कटाव के साथ ऐसा नहीं था, वो अभी भी अपने प्राकृतिक स्वरूप में था, मतलब जैसे पहले था वैसे था। कटाव से लाइव से कटाव कटाव जो लाइव से 5,000 फीट ऊंचाई पर था, मतलब लाइव जो शहर में जो रुकी थी ऋषिकेश, उससे भी ऊंचाई पे था 5,000 फीट, और करीब 2 घंटे का सफर था वहां से, जहाँ से लाइव से। वह नवयुवक मुझे बतिया रहा था, और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्साहपूर्वक देख रही थी। तो उसकी जो जो युवक उन्हें बता रहा था, उसकी जो वाइफ थी वो उन्हें देख रही, तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़क कर लिया, मतलब जो उसके लिए फल था वो खा लिया। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया, मतलब ऐसे डांट के बोले चट चट ऐसे करके उसने उसको भगा दिया गाय को। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर, मतलब उम्मीद थी, आवेश था, उत्तेजना थी, सबके साथ वो कटाव जाना चाहते थे। कटाव का रास्ता और खतरनाक था, मतलब जो रास्ता भी था उससे भी ज्यादा खतरनाक रास्ता अब था कटाव का। और उस पर धूप और बारिश भी हो रही थी और धुंधला था, सब एकदम कोहरा कोहरा सा छा रहा था, तो जैसे जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था।
जो उनका ड्राइवर था वो एकदम अंदाज़े से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ सब पर बादलों की परत थी। जो पहाड़ थे, पेड़ थे, आकाश, जो घाटियाँ नीचे थी, उन सब पे बादलों की परत थी। एकदम बादल छाए हुए थे। सब कुछ बादलमय था। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप, और उनकी जो जीप थी वो बादलों से ऐसा लग रहा था बादलों को चीर कर निकल रही है। कि खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। मतलब इतनी खतरनाक रास्ते थे कि मेरा मतलब एकदम शांत हो गए, एकदम कि अब पता नहीं क्या हुआ, ऐसे टाइप से एकदम चुपचाप बैठ गया। उस पर बारिश मतलब लगातार, एक चूक और सब खलास, मतलब एक चूक मतलब एक गलती हो जाए तो सब खत्म हो जाए, मतलब इस तरीके से। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। मतलब एकदम शांत होके सब ऐसे देख रहे थे कि बस पहुंच जाए किसी भी तरह। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई कुछ नहीं था। मतलब इतनी शांति थी, इतनी शांति की मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा था। उनकी जो सांस लेने की आवाज थी वो सुनाई दे रही थी। फिर नजर पड़ी बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर नॉट मैरिड डाइवोर्स स्पीड। मतलब ये कि अगर तुम शादीशुदा हो तो डिवोर्स ले लो इस टाइप से, क्योंकि ये मतलब थोड़ा इसीलिए कि मतलब थोड़ा हंसी मजाक के साथ थोड़ी दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत बड़ी। मतलब भले ही देर से पहुंच जाओ, पर सेफ पहुंच जाओ। करीब आधे रास्ते करीब करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला हुआ सन्नाटा गिरता। मतलब जब रास्ते से धुंध हट गई तो मतलब सब फिर से वापस करने लगे। जो अभी तक शांति थी वो खत्म हो गई। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। जो नार्गे था उसने कहा कि जो कटाव है ना वो हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। जिस तरीके स्विट्जरलैंड में बर्फ वगैरह गिरती है वैसे ही कटाव में भी। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर। मतलब जो उनकी सहेली थी मणि वो स्विट्जरलैंड घूम के आ चुकी थी। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, स्विट्जरलैंड इतना सुंदर नहीं है, ना इतनी ऊंचाई पे है। मतलब कटाव ज्यादा सुंदर है और ज्यादा ऊंचाई पे है। पर कटाव के करीब आ रहे थे कि दूर से ही बर्फ के ढके पहाड़ दिखने लगे थे। मतलब जो जैसे जैसे वो कटाव के पास जाने लगे तो उन्हें दूर से ही दिखाई देने लगा पहाड़ की बर्फ से ढके हुए। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। कार का पास के जो पर्वत थे वो आधे हरे हरे से और काले दिखाई दे रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। मतलब इतने वाइट दिखाई दे रहे थे कि ऐसा लग रहा किसी ने उनके ऊपर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई और कहीं वह धूप में बह गई हो। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई पहाड़ तो हरा दिख रहा था क्योंकि उसके पेड़ दिख रहे थे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लग रहा था पूरे ढके हुए, तो कहीं ऐसा लग रहा था जैसे धूप से वो बह गया हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर, हाँ देखिए एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है ये बर्फ। तो बता जो नारियल तो बता रहा था कि ताजी बर्फ है, लगता है रात में गिरी है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। मतलब वो जो थोड़ा आगे बढ़े तो पूरी बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखाई रहे, सावन के झाग की तरह। अब सब और गिरी हुई बर्फ, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे सावन के झाग अपन बना के किसी ने फैला दी हो, ऐसी बर्फ दिखाई दे रही थी। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। जैसे बार बार ऐसे ऐसे मुंह निकाल निकाल के जो लेखिका है वो देख रही थी, जैसे अपन कहीं जाते थे एकदम खुशी से कि जल्दी आ गया आ गया। तो ऐसे बाहर मुंह से निकाल निकाल के देखते हैं कि, तो ऐसे वो लेखिका थी वो देख रही, और ऐसे लग रहा था कि जो पहाड़ है वो ऐसे लग रहे थे चांदी से चमक रहे थे। एकाएक जितिन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो। मतलब बहुत अच्छा, मतलब उसने बोला। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? तो मतलब जो लेखिका थी उसने राम रोचो मतलब ये हिंदी में, नेपाली में कहा था। अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा। मतलब जो अपनी कोई भाषा दूसरा सीख लेता है तो अपन को भी खुशी होती है। और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। छोटी छोटी बर्फ उनके ऊपर गिरने लगी। किमरो माया सैंधी मलाई सतौज, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहुप और बिखरी है बर्फीली सुंदरता, जितने के मन पर भी आप लगने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगाता हुआ, मतलब वो गाने गाना लगा, ये जो नेपाली भाषा में है। ठीक है। तो हम सभी अब लेखिका आगे बताती है कि हम सभी सैलानी अब जीप से उतर कर बर्फ में कूदने लगे थे। मतलब सभी सैलानी थे वो एकदम खास जीप से उतर के एकदम उस पे कूदने लगे वहां। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, तो सर्वाधिक में बहुत ज्यादा बर्फ थी। घुटनों तक उनके बर्फ आ रही थी। और नरम नरम बर्फ थी, एकदम सॉफ्ट, ऐसे हार्ड फ्रिज में रहती वैसी वाली नहीं, महीन महीन सी। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि आसमान
और ये पहाड़ है, इनके बीच में कोई गैप ही नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा था क्योंकि बादल बहुत पास थे। ये कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करना, मतलब बर्फ पे लेट लेट के मतलब वीडियो बनाना कैमरे में, मतलब सब कुछ फोटो वोटो ले रहे थे। जैसे मैदानी इलाके के लोग जाते थे करते, हम भी जाते थे, ये करते। मेरे पाँव झन-झन करने लगे थे क्योंकि बर्फ पे मतलब एकदम पर मन वृंदावन हो रहा था, मतलब झन-झन करने लगे थे, पैरों में सर्दी लग रही लेकिन मन में एकदम खुशी हो रही थी। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं। तो उनको वो मतलब ख्वाहिश, मतलब उन्हें ऐसे लग रहा था कि मैं भी ऐसे करूं। पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे, मतलब उनके पास जो बर्फ में पहनने के लिए, क्योंकि घुटने घुटने तक बर्फ है तो उसके लिए जूते भी तो चाहिए, वैसे नहीं तो मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं। कटाओ यूमथांग जांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट, मतलब लेकिन कटाओ यूमथांग और जांगू की तरह मतलब वो नहीं था, टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, इस वजह से वहां पे उन्हें कोई जूते भी नहीं मिल सकते किराए पे। इस कारण यहाँ जांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी, मतलब जांगू में उन्होंने बहुत सारी दुकानें देखी थी लेकिन यहाँ पे कोई दुकान नहीं थी। लेखिका कहते हैं खैर छोड़ो, राधन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, मतलब सब लोग फोटो खिंचाने में लगे हैं, ऐसे सेल्फी अलग अलग पोज बना के जो भी कर रहे हैं, सभी फोटो खिंचवाने लगे थे धनाधन। लेकिन लेखिका क्या कर रही थी, लेखिका बस शांत मन से बैठ के जो एकदम परिदृश्य को ऐसा लग रहा था कि वो अपने अंदर खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर से देख सकूं, मतलब वे यहाँ से चली जाएंगी वो लेखिका, तो वो कह रही थी जब मैं बड़े बड़े से मतलब बड़े शहर में पहुंच जाऊँ महानगर में, तो वहां पर अंधेरे डार्क रूम में बैठूंगी तो फिर से इस सबको याद करूंगी, तो फिर अपनी उसमें रुक जाएंगे। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमचक्र मुझे मेरे आध्यात्मिक गति से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की। मतलब लेखिका को सोच रही होंगी शायद ऐसा ही होगा कि इतनी ही शांत और इतनी ही सुंदर जगह पे जो ऋषि मुनि है उन्होंने वेदों की रचना की होगी। हिंदू धर्म में जैसे 4 वेद होते हैं उनको बताते हैं, तो लेखिका को सोच रही है कि शायद ऋषि मुनियों ने भी इतनी सुंदर जगह पे ही वेदों की रचना की होगी। जीवन जीवन सत्यों को खोजा होगा, मतलब जीवन के जो सत्य है वो शायद ऐसी ही जगह पे खोजे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिन का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाएगा, मतलब ऐसे बड़े से बड़ा अपराधी होगा वो भी शायद ऐसी जगह को देखेगा तो करुणा का अवतार, मतलब एकदम अपने सब अपराध वगैरह सब बुरी चीजें भूल के एकदम अच्छा इंसान बन जाएगा। ऐसे कह रही इतनी सुंदर। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था, मतलब जो मिल्टन जो कवि है मतलब जो मिल्टन राइटर है उसने भी अपनी ईव की जो सुंदरता का वर्णन किया था तो उसने लिखा था कि वो इतनी सुंदर थी कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता, मतलब जो वो भी कुछ नहीं कर पाता, दूसरों को अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था, मतलब जो दूसरों को शैतान का क्या मतलब दूसरों को परेशान करना, लेकिन वो इतनी सुंदर थी कि उसको देखकर वो भूल जाता था सब। वैसे ही शायद ऐसा हुआ कि यहाँ भी आस-पास इतनी सुंदरता को देख के जो अपराधी होंगे वो अपना अपराध भूल जाते होंगे, मतलब सब उनके अंदर अच्छा-अच्छा था। मैंने मणि से पूछा, "क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता?" मतलब मणि उसने अपने दोस्त से पूछा। पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल में जूझ रही थी, लेकिन उसकी जो दोस्त थी वो उस टाइम पे कुछ और ही सोच रही थी। वह वह एकाएक दार्शनिकों की तरह मतलब जो फिलोसोफर होते हैं उनकी तरह बात कहने लगी कि हिमशकल जल स्तंभ है पूरी एशिया की। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, मतलब सर्दियों में क्या होता है कि एकदम बर्फ होती है वो पानी के मतलब बर्फ के रूप में जम जाती है, जल इकट्ठा कर लेती है। और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही-त्राही मचती है, मतलब गर्मियों में जब सब परेशान होते हैं पानी के लिए, तब ये बर्फ शिलाएँ पिघल-पिघल कर जलधारावन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुँचाती है। मतलब सूखे हमारे जो गले होते हैं उनको ठंडक पहुँचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मतलब वो कह रही है कि कितना जल संचय की कितनी अच्छी व्यवस्था है कि जल बर्फ में जब ज़रूरत नहीं होती तो बर्फ जम जाओ और गर्मियों में जब अपन को ज़रूरत हो तो वो पिघल के अपने रूप में आते। तो वो इस तरीके से बातें कर रही थी। जो उनकी दोस्त थी, लेखिका की। मणि ने अद्भुत वो माथा नवाया मतलब ऐसे करके एकदम उसको वो किया, जाने कितना ऋण है हम हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, मतलब वो एकदम दंडवत उनको वो ऐसे करती है और कहती है कि इनका हम पर पता नहीं कितना ऋण है। संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा और तभी उदासी की एक झीली सी परत मुझ पर छा गई।
मतलब तभी क्या हुआ उनके जो उनके ऊपर जो खुशी थी वो एक उदासी सी छा गई क्योंकि उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया क्योंकि जो लेखिका थी उसको अचानक से इतनी खुश थी लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो दुखी हो गई थी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इसीलिए कुछ दुखी हो गई थी क्योंकि उनको उनकी पहाड़ियों की याद आ गई थी जो पत्थर तोड़ रही थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा तो तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। सॉरी फॉर दिस, थोड़ा सा काम चल रहा है इसलिए। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी इक्का दुक्की फौजी छावनियां देखी। मतलब उनका जो सफर था वो आगे बढ़ रहा था तभी उन्होंने देखा कि इक्की दुक्की फौजी छावनियां थी वहां पे। ध्यान आया कि यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ये चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, मतलब उन्होंने मतलब थोड़ा पास जाके चीन की सीमा थी तो उन्होंने एक फौजी से पूछा, इतनी कड़कड़ाहटी ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी क्योंकि वहां पे -डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस तो कितनी ठंड होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी, मतलब थोड़ा सा सैड होके, आप चैन की नींद सो सके इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी बेटुला फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। मतलब उसने उस फौजी को बोला फेरी बेटूला मतलब फिर मिलेंगे ये कहते हुए जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी चाबी जिस पर लिखा था वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो, मतलब हम अपना आज दे रहे हैं तुम्हारे कल के लिए। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में 5 मिनट में ही जब ठिठुरने लगते हैं हमारे जवान पौष और माघ में भी सब में भी जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है। मतलब मतलब जो माह और पौष के महीने में क्या होता है बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो उस टाइम पे क्या होता है सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, पानी भी जम जाता है। तो जो बर्फीली जगह पे जो लोग रहते हैं वो पानी को पिघला पिघला के ऑयल हो जाता है कोकोनट का वो जम जाता है तो उसको पिघला पिघला के पानी गर्म पानी में पिघला पिघला के ऐसे काम करते हैं सब कुछ जम जाता है सिवाय पेट्रोल के। ठीक है, तो उनका जीवन कितना तैनात रहते हैं और जिन सिकरे घुमावदार खतरनाक रास्तों से गुजरते भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं। मतलब कितने खतरनाक रास्ते थे, पतले पतले थे जब जो लेखक के जब आ रहे थे तो कितनी शांति से तो कितने प्राण कांप जाए, इतने खतरनाक रास्ते थे। उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूरी ही खत्म है। मैं मतलब एक होता है ना जीवन जीने का पूरा टाइम के 60-70 साल में हुए, लेकिन कुछ लोग काम करते करते जल्दी ही मर जाते हैं 25-30 साल में, तो मतलब ये मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। मतलब उसके लिए बहुत जो लेखक है उसके लिए जो यात्रा थी बहुत ही मतलब नई-नई चीज़ों को खोजा था उनके लिए। पूरा सफ़र चेतना अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। तो उनकी जो अंतरात्मा थी उसमें पूरी तरीके से हलचल मची कि लोग कितने कठिन जीवन जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, एक तरफ इतनी सुंदरता, दूसरी तरफ इतने दुखी। तो बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। तो जब वो वापस आ गए वहां से कटाव से वापस लायुंग आए फिर वो युमथांग गए। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था। मतलब जो उनका जो ड्राइवर था वो कुछ दिन पहले ही नेपाल घूम के आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। मतलब ढेरों उनकी जो युमथांग की जो घाटियां थी उनमें एक नया आकर्षण जुड़ गया था। वो क्या था, ढेरों नेत्रप्रियता और रोडोडेंड्रो के फूल थे। नितिन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। मतलब वो कह रहे थे कि 15 दिन में देखना मैम ये वैसा हो जाएगा कि पूरी घाटी में फूल ही फूल हो जाएगी। यहाँ रास्ते पे चक्र चौड़े थे कटाव के कंपेरिजन में, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों वादियों पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए, तो उनको थोड़ी निराशा होगी। बर्फ से ढके कटाव के हम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा। जब वो कटाव देखा है तो उसके बाद जब युमथांग में थोड़ी बर्फ नहीं मिली तो उनका मतलब थोड़ा लगा कि जब कोई अच्छी चीज देख के आओ फिर छोटी वैसी देखो तो अच्छा तो वैसे ही नहीं लगता। यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफर। ये बात सही है कि जब अपन घूमने जाते हैं तो अलग ही एक्साइटमेंट होती है लेकिन पहुंच के शायद वहां उतनी नहीं होती, लेकिन अलग जो रास्ते में होती है कि हम पहुंच जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे तो वो अलग ही मजा होता है उस रास्ते की जो होता है उसका। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो?
मतलब उन्होंने युमथांग में जब पहुंची तो वहां पे एक औरत थी, वो चिप्स बेच रही थी। तो उन्होंने उनसे उनसे पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने कहा नहीं, मैं इंडियन हूँ। उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा, मतलब उस औरत ने कहा था कि मैं सिक्किमी नहीं हूँ, मतलब मैं इंडियन हूँ। तो सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लोग आजकल कितना लड़ते हैं कि हम महाराष्ट्रियन हैं, हम गुजराती हैं, हम पंजाबी हैं, लेकिन मैं ये कहे कि मैं इंडियन हूँ तो ये अच्छा लगता है। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। तो उसे लगा था कि सिक्किम पहले जो अलग था भारत से, जब उसमें मिला तो उसे सुन के अच्छा लगा कि वो इंडियन कह रहा है अपने आप को, मतलब इसका मतलब कि वो खुश है। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था, तो टूरिस्ट उद्योग इतना फला फूला नहीं था। मतलब जो सिक्किम अलग था, स्वतंत्र रजवाड़ा था, भारत के साथ नहीं था, तो वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। मतलब कभी ऐसा लगता नहीं है कि सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, क्योंकि सिक्किमी के जो लोग हैं वो भारत में इतना घुल मिल गए कि लगता ही नहीं है कि ये कभी भारत का हिस्सा नहीं थी। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। बड़ी ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं है, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। मतलब उसने, जो उसकी दोस्त थी, लेखिका की दोस्त थी मणि, उसने बताया कि जो पहाड़ी कुत्ते हैं ना, वो सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं सुनती रही। मतलब उसको आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पहाड़ियों से समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम-रकम की जानकारियाँ देते रहा, तरह-तरह की जानकारी दे रहा, मैडम यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। मतलब उसमें बताया था कि यहाँ पे एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट। कहते हैं कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। मतलब उन्होंने बताया कि यहाँ पे गुरु नानक जी आए थे तो उनकी थाली से थोड़े से चावल छिटक के कर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे, वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। मतलब उसने जगह दिखाई है खेदुम, एक एरिया बताया कि ये खेदुम है, यहाँ पे देवी देवता रहते हैं और कहते हैं कि यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी फैलाते हो? तो लेके तो बोले, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं बनाते। उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, ऐसा करके पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो इसीलिए तुम कभी हिंदू धर्म में देखा हो कि नदी की पूजा होती है, इन सबकी पूजा क्यों होती है? क्योंकि अपन इसको देवी देवता मानते हैं। लेकिन कोई लोग गंदगी तो फिर भी करते हैं पहाड़ी, लेकिन पहाड़ी एरिया में ऐसा नहीं होता। पहाड़ी एरिया में सब कोई गंदगी नहीं करता, इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे, उनके अंदर ऐसा होता है। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। मैंने कहा, मतलब जो लेखिका है वो कह रही थी, तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है क्योंकि लोग गंदगी नहीं फैलाते। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़, तो उसका जो गंतोक है उसका पुराना नाम है गंतोक। इसीलिए उसका असली मतलब गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला, उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकाल कर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, ये भी रास्ते बने। मतलब जो लेखिका है वो बता रही, मतलब जो जाग जी भूपेन है वो बता रहा है कि किस तरीके से सिक्किम को भारत में मिलाया गया, और जो वह कप्तान शेखर दत्ता थे उन्होंने सोचा कि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बनाया जाना चाहिए, जिससे कि, और अभी भी वहाँ पे रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थान की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। और इसके साथ चैप्टर यहीं खत्म होता है। और इस आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं जल्दी लेकर आऊंगी आपके साथ।